अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे प्रोग्राम के कोई 3 मौज़ूआत हैं। एक तो ये है कि निगरान हुकूमत माशाल्लाह बड़ी तगड़ी निगरान हुकूमत आ रही है पाकिस्तान में, जब अगले महीने मौजूदा हुकूमत की मायाद मुकम्मल हो जाएगी। ताज़ा तरीन जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, उसमें कुछ तरामीम हुई हैं। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साबिक़ वज़ीर आला की मुसलसल नज़रबंदी पर स्पेशल कोर्ट के जज ने बड़े आईजी के एक लिहाज से छक्के छुड़ा दिए। उनकी उनकी और 2 और अफसरों की तनख्वाह रोकने का ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कहा कि जी आपने उनको अडियाला जेल क्यों मुंतकिल किया। तीसरा बड़ा अहम मौजू है, वो ये कि टेलीफोन एक राब्ता हुआ है हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी और उनके अमरीकी हम मनसब टॉनी ब्लिंकन के माबैन, और उसमें कुछ बातें ऐसी कहीं ब्लिंकन साहब ने या उनसे जो मंसूब की गई हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून की अमलदारी, वो अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात का मरकज़ हैं, उनको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो हमने सोचा कि चलें इस मौजू पे हम बातचीत कुछ कर लेते हैं, और उसके लिए नोबडी एल्स दैन औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बार फिर उन्होंने हमारे वक्त निकाला है। अस्सलाम वालेकुम औरिया भाई। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी मुमताज़। तो आपने अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम किस किस्म की जी गुफ्तगू जी करना चाहते हैं, और शायद वो आप तक वो प्रोसीडिंग भी पहुंची हो आज जो मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, क्योंकि वैसे इनके नंबर्स तो पूरे नहीं थे, लेकिन मुश्तरका इजलास जैसे तैसे करके और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर रज़ा रब्बानी हैं उनकी मुखालफत के बावजूद जो इलेक्शन एक्ट का एक तरमीमी बिल 2023 वो भी कसरत राय से मंजूर हो गया। फिर निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफ़ा हो गया है, और ये भी कहा गया कि वो कई अहम फ़ैसले कर सकेंगे मईशत के मफाद में, मईशत से मुतल्लिक़ या मईशत के बेहतर मफाद में निगरान वज़ीर आज़म फ़ैसले कर सकेंगे। अब उसमें ये लगता है कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है उसको अपनी ही निगरान हुकूमत आते हुए नज़र आ रही है, और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वो बंदर बांट शुरू की है कि एक तो तरक्याती फ़ंड जो 61-62 अरब रुपए देने हैं, उसके साथ लैपटॉप स्कीम फिर शुरू कर दी है। आपको भी मालूम है उस लैपटॉप की अहमियत क्या होती है, हैसियत क्या होती है। तो अब शुरू ऐसे ही करते हैं कि जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफ़ा किया गया है, आपकी नज़र में, आपको चूँकि इतनी गहरी नज़र है आपकी तमाम तर सियासत पे, सियासी जो शख्सियात हैं उनकी क्या उनका जहन होता है, तो वो बताइए कि इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी अजीब गरीब सी बात लगती है कि जब आपने एक मुरव्वजा 470 से 80 कवानीन जो हैं बने हुए हैं उन पर ही अमल नहीं करना, तो फिर नया कानून बनाने की आपको क्या जरूरत पड़ती है। जो 3 महीने से पंजाब की और केपीके की केयर टेकर हुकूमत बैठी हुई है, उस किस कानून के तहत बैठी हुई है और किस कानून के तहत वो फैसले कर रही है। ऐसे ऐसे फैसले वो कर रही है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब मैं कल गुजरात गया हुआ था, तो गुजरात में एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा था, तो जिसको निगरान हुकूमत ने रोक दिया। एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को रोक दिया है, और आज बड़ी हैरत होती है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप एक कानून पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस के दौरान जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो जिसे कहते हैं उसका कोई रोल ही नहीं होता। वो बेसिकली एक अम्ब्रेला किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ना उसके पास पुलिस होती है, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की इस तरह की चीजें होती हैं, ना उसके पास पोलिंग स्टेशन होते हैं, सिवाय उसने इस्लामाबाद में कुछ तो चंद एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर पुलिस लगानी होती है, एक आईजी छोटा सा होता है। उसके अलावा ना उसके पास वर्क फोर्स होती है। प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर इंपॉर्टेंट तरीन चीज होते हैं। तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर और केपीके का गवर्नर जो गुज़श्ता 3-4 माह से काम कर रहा है, उसको कौन सा कानून है कि जो उसके ऊपर सर पे खड़ा है, कर रहा है, और हम नहीं मानते किसी चीज को। तो असल मसला यह है कि ये शायद अपने आप को तसल्ली देने के लिए, मैं कहता हूं कि जो कानून बनाए जाते हैं ये बुनियादी तौर पर इस बात की तसल्ली देने के लिए बनाए जाते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसा शख्स हुक्मरान बन जाए
कि जो ईमानदार हो और जो हमारा एहतसाब करना चाहे तो हम उसको कह दें कि हम तो ये काम कानूनन कर रहे थे, इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं। पाकिस्तान के अंदर एक अरसे से कम मैं ये समझता हूं कि कानून बुनियादी तौर पर वही है कि जो निगरान वजीर आला कह दे या उसका निगरान गवर्नर कह दे। मैंने देखे ना, पुलिस की एक एडमिनिस्ट्रेशन है, बड़ी जबरदस्त किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन को बुनियादी तौर पर ये फर्ज सौंपा जाता है कि आपने शहरियों की हिफाजत करनी है। जब कोई एक जगह से एक शख्स अगवा होता है तो उसका एक FIR काटना है और फिर उसको बरामद करके देना है। फिर आपने एक खास टाइम के लिए एक बंदे को अपने पास रखना है, 24 घंटे के बाद फिर आपने अदालत में पेश करना है। तो ये कानून तो मौजूद हैं, तो इसके अंदर तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। तो असल मसला ये मजाक सा लगता है, मैं और आप यहाँ पर बैठ के बड़ी मातम कर रहे हैं। आज मैं पाकिस्तान के टेलीविजन देख रहा था, बड़े बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे एंकर, लाखों रुपया कमाने वाले, शानदार किस्म का माजी। ये जनाब आज से 40 साल पहले हमने निकलना शुरू किया था न्यूज में, तो आपने फलां में बैठ के इस पर डिस्कस कर रहे हैं। वो भाई, वो आप उनको, उन्होंने कहा जी हमने बड़ी फतह हासिल कर ली कि हमने हुकूमत को मजबूर कर लिया कि उन्हें इतने मुख्त। आप मुझे बताइए कि क्या निगरान हुकूमत अगर वो वैसे ही हुई जैसे पंजाब और KPK में आपने देखी है, तो उसको कौन मजबूर कर सकता है कि वो फला काम करे या ना करे? तो ये सर अब ये बहसें जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। मैं तो समझता हूं कि एक जिसे कहते हैं तज़ीए औकात बन चुकी हुई। हाँ, कुछ ऐसे ही तो लग रहा है। मसलन वो देखें कि जब 2-3 दिन पहले ये तजवीज़ सामने आई बड़े ज़ोर शोर से कि इसहाक डार साहब मुमकिन वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अब भले वो सही हो, कहीं पे ये बात बहस में आई हो कि हाँ जी उन्हीं को बना देते हैं, लेकिन किसी एंकर ने ये सवाल नहीं उठाया कि भाई अगर इनको भी आपने वज़ीर आज़म बना दिया तो इसका मतलब है कि आपने जो निगरान वज़ीर आज़म का जो तसव्वुर है, कॉन्सेप्ट, उसका तो आपने कत्लेआम कर दिया है। यानी किसी ने ये नहीं पूछा। उससे ज्यादा हमकाना अजीबोगरीब बात थी कि वो एंकर साहब से कह रहे थे, इसहाक डार साहब इंटरव्यू करते हुए, कि मैं वैसे नहीं बनूंगा जब तक मुझे ये इख्तियार ना दिए जाए। अच्छा। ये उन्होंने एक एंकर साहब के सामने, साहिबा के सामने उन्होंने खासतौर पे ये फिक्रे बोले और फिर वो तीनों को इख्तियार दिया उसके अंदर। अब अंदाजा करें, एक और मज़े का खेल बात यह है कि वर्ल्ड बैंक ने सितंबर के अंदर एक इजलास बुलाना है, उसमें $100 मिलियन जो है उनके हम नेगोशिएट करनी। पहली बात तो ये है कि क्या वर्ल्ड बैंक जो है वो करेगा आपके साथ इस पीरियड के अंदर के केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है और वो कहती है कि हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो ये दुनिया का थंब रूल है जो कि मतलब लैटिन अमेरिका की कंट्रीज ने, कि अगर डिक्टेटर कोई कर जाता है किसी किस्म का एग्रीमेंट ऐसा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, तो वो आके उसको खत्म कर देगा। और दूसरी बात है कि उसमें कौन सा आपने लेना, आपने तो उसको इनकार ही करना है ना। वो कहता है हम नहीं लेते 100 मिलियन। और वैसे भी अगर वो इजलास हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसको 2-3 महीने तो लगेंगे आपको पैसे देते हुए हजारा को। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप इलेक्शन लंबा करना चाहते हैं। आप 2-3 में, इससे तो साफ जाहिर होता है ना। फिर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कहां का लिखा है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट या केयर टेकर मिनिस्टर जो खत्म कर देगा? वो चलते रहते हैं अपने वक्त में और पेस में चलते रहते हैं। तो ये बेसिकली सर असल मसला है, जो 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 बंदा होता है ना कानून पे अमल ना करने वाला, उसके अंदर एक खौफ होता है और वो कहता है कि यार मेरे मेरे लिए कानून थोड़ा सा मोल्ड कर दो। ये उसकी नफ्सियाती, बेसिकली उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए ये कानून बना है, मेरे और आपके लिए या किसी और चीज के लिए बना। उन्होंने जो करना है उस कानून से बालातर होकर भी करना है। अच्छा, इसी हवाले से वो सवाल ये पैदा होता है, मैं देख रहा था राजा रियाज हुसैन साहब जो असल PTI के जी लीडर जी, हैं, इस वक्त सर्वे में लीडर रहते हैं, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि आइंदा निगरान वज़ीर आज़म माहिर मईशत होना चाहिए और भले आप 10 साल तक इलेक्शन ना करवाएं, मईशत का इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। इससे आप इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सर पाकिस्तान में ये फिक्रे बहुत बोले गए हैं और एक दफा नहीं कई दफा बोले गए हैं। चीफ चौधरी परवेज लाई आज जो कैद काट रहे हैं, इन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हम परवेज मुशर्रफ को 10 दफा वर्दी में मुंतखब करने को तैयार है। ठीक, अब वो 10 साल के,
अब सबसे बड़ी बात है कि क्या वजीर आजम कभी जिंदगी में मईशत का काम करता है? आप एक केयर टेकर वजीर आजम लगाएं और उसके साथ एक माहिर मईशत को वजीर खजाना लगा दें, बात चलता है। कौन सा वजीर आजम है कि जिसने पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की होगी? कोई एक है हमारे यहाँ? क्या शहबाज शरीफ ने की हुई थी, या उससे पहले इमरान खान ने की हुई थी, या उससे पहले नवाज शरीफ या जरदारी, या उससे बिलावल ने? किसी किसी ने नहीं की हुई सर। और वजीर आजम का माहिर मईशत होना जरूरी नहीं होता दुनिया के अंदर कहीं पर भी। उसका बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए और लोगों के दिलों की धड़कन होना चाहिए, लेकिन शायद हमको पसंद नहीं लोगों के दिलों की धड़कन। तो बुनियादी तौर पे लगता है कि जो आईएमएफ का हमें खुसूसी जो इनायत हुई है ना, स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है, स्टैंड बाय एसबीए, ये चूंकि खुसूसी है, ये वो जो पहले वाला प्रोग्राम था वो तो अभी अपनी जगह पे पड़ा है, लेकिन चूंकि हमने कुछ काम किए, हमें उसकी कोई इनायत हुई, तो ये $3 अरब मिल गए। ये इसको कामयाबी से इसकी तकमील जो है उसके लिए 9 महीने चाहिए। 9 महीने का मतलब है कि आपको एक बड़ा कॉम्पिटेंट किस्म का, जाहिर है पाकिस्तान में इतने सारे कॉम्पिटेंट वजीर मौजूद हैं, माहिरीन मईशत, उनको वजीर आजम भी लगा सकते हैं आप। उसमें से दो चीजें हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। आपने बेसिकली जो एसबीए एग्रीमेंट हुआ है उसके अंदर आपने कुछ ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जो कि एक आम पब्लिक जो है वो नहीं ले सकता, और वो पाकिस्तान ऑन सेल के हैं। कि आपने कौन देखें, उसमें एक चीज बड़ी अजीब व गरीब शामिल की है, निचकारी कमीशन के बारे में जो उन्होंने शामिल किया कि वो यानी प्राइवेटाइजेशन जो है उसके स्टेप्स वो ले सकता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब यह है कि आपने पाकिस्तान के अवाम के एसेट्स को बेचना है। अब प्राइवेटाइजेशन में आप जब बेचना है तो किसके लिए बेचना है आपने? एक तो सबसे अहम बात है कि आप कभी भी उसकी लोन रिटायरमेंट के लिए कभी भी एसेट मुकम्मल तौर पे नहीं बेचे जाते, लीज पे दिए जाते हैं, उनकी आमदन से आप लोन रिटायर करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि क्या इनके स्लीव्स में क्या है, ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है, जैसे कराची पोर्ट का हुआ है, जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट का हुआ है, बाकी चीजों का हुआ है, मुझे लगता यही है कि एक ऑक्टोपस की तरह इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पहले यहां पर आएगी, और फिर उसके बाद एक वावेला शुरू होगा कि आर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज इन डेंजर। और जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेंजर में होगी तो एक अलार्म खड़ा होगा पूरी दुनिया के अंदर कि सरमाया जो है दुनिया का वो मारा जा रहा है, तो देन ओके, पाकिस्तान इज अ वेरी डेंजरस कंट्री, लेट्स इंटरवीन। हाँ, मतलब ये एक सिनेरियो बिल्कुल मुमकिन तौर पे। इससे पहले आप चूंकि वो परवेज़ इलाही साहब की बात कर रहे थे, आपने मुझे याद दिला दिया, वो दूसरा हमारा सवाल भी यही था कि कोई स्पेशल कोर्ट थी, उसके बख्त फ़ख्र शहजाद उसके जज हैं, तो उन्होंने आज बड़ा गुस्सा दिखाया कि भाई परवेज़ इलाही को पेश क्यों नहीं किया गया, और फिर आईजी साहब पे काफ़ी गुस्सा किया, उनको ये भी कहा कि आपने बल्कि 50-50 रुपये जुर्माना भी किया कि आपने मेरी इजाज़त के बगैर परवेज़ इलाही को अडियाला जेल रावलपिंडी क्यों मुंतकिल कर दिया। तो मैं आपसे पूछने ये चाह रहा था, आपने तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशन देखी होंगी, कि क्या आईजी की मजाल है कि वो किसी भी ज़ेर हिरासत मुलजिम को अदालत के सामने ना पेश करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए, पहली बात है कि अदालत का भी मेरे साथ अगर तो 50,000 का जुर्माना हो गया हुआ है, और ये जो है ये इफेक्टिव रहता है, तो आईजी साहब की मुलाजमत खत्म हो जाती है, बिल्कुल इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल हो जाता है। उसके बाद वो तो फिर उसके बाद अगर 5 रुपए भी जुर्माना कर देती है अदालत, तो अदालत का कन्विक्टेड क्रिमिनल है, फिर वो नहीं रह सकता अच्छा, उसके ये अंदर। तो एक्चुअली बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, हमारे मेरे भी जहन में नहीं आया कि वो तो कन्विक्शन हो गई एक लिहाज से, जी हाँ, कन्विक्टेड क्रिमिनल हो जाता है। तो अब तो अब आईजी नहीं 5 रह रुपए सकते। भी, हाँ जी, 5 मिनट के लिए अगर खड़े को कह देना कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप यू आर इम्प्रिजन्ड, तो वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हो जाता है, तो उसके बाद वो नहीं हो सकता। तो ये जाहिर बात है कि लोअर कोर्ट है, उसके बाद वो अपील ये वो, और बचाने वाले जो हैं वो मारने वाले से बचाने वाला बहुत जबरदस्त है। तो इस मुल्क में तो मारने वाले से बचाने वाला भी है, और बचाने वाले से मारने वाला भी जबरदस्त है, दोनों जबरदस्त है। मामला यही है। तो असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ये लॉ का मजाक उड़ रहा है। ये कभी भी नहीं, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे नहीं समझ आती कि पुलिस सर्विसेज वाले जो हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ये एट स्टेक क्या चीज है इनकी कि ये रूल ऑफ लॉ पे अमल नहीं करते। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में एक तवील अरसे से मेहनत की गई है, और मेहनत इस बात की गई है कि किस तरह हम उन लोगों के वीक पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास रिकॉर्ड कर लें, कि जो लोग जो हैं किसी वक्त हमारे लिए मसला बन सकते हैं या हमारी हुकूमतूली कर सकते हैं। यही जुडिशरी का हाल है, यही ब्यूरोक्रेसी का हाल है, यही बाकी चीज़ों का हाल है। और वो इस खौफ के आलम में
कि किसी को इज्जत जाने का खौफ होता है, किसी को इस चीज का खौफ होता है कि कल को मेरी करप्शन की चीज दास्तानें बाहर आ जाएंगी, कल को मेरे साथ ये सलूक हो जाएगा। तो एक जिसे कहते हैं ना कि जुर्रतमंदाना फैसले जो हैं वो नाम में, मैं तो कहता हूं जुर्रतमंदाना ना करो, सिंपल कह दो ये कानून में लिखा है, जाओ इसको कानून को अमेंड करके ले आओ और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन अगर मुझे बताइए कि कानून में कहां लिखा है और किस जगह लिखा है कि आप कोर्ट को डिसोबे करेंगे और बार बार डिसोबे करेंगे और उसके बाद जाके कहेंगे कि नहीं ये तो मुझे तो नहीं पता था और फिर मेरे तो बस में नहीं ये चीज थी, मैं तो यहाँ तक का है, अदालतों में यहाँ तक का है, हमारे तो बस में नहीं था। तो इस्लामाबाद हम हाई कोर्ट में भी कुछ मिलती जुलती बातें यही सुनाई है। बातें करते, यही बातें करते जी, हमारे बस कौन, फिर बता दो कि क्यों बस में नहीं है, लेकिन बताएगा कोई नहीं। जी, चलिए आपने मुझे एक और बात याद दिला दी। आज बिलावल ज़रदारी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की जो बातचीत हुई, तो उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की अमरीका की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, चूँकि अभी कुछ देर पहले आपने रूल ऑफ़ लॉ की, आपने रेगुलेशन की अताअत या उन पर अमल दरामद की बात की, तो एंथनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि जमहूरी उसूल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में मरकज़ी हैसियत रखता है। मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात की है। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद उन तक पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पहुँचे नहीं हैं, वो ख़बर अभी तक उन तक नहीं पहुँची। या फिर आप ये बताइए कि क्या इसकी वजह ये है कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पे आए थे और उनको बड़ा रेड कारपेट, उनका सुर्ख कालीन के साथ उनका इस्तकबाल किया गया और आपको मालूम है उसकी पसपर्दा कहानी, क्या ये वजह हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, आप कभी पेंटागन स्ट्रेटजी निकाले ना जो नवंबर 2019 में आई है, तो पेंटागन में वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की स्ट्रेटजी है जिसके अंदर क्वाड और एक्वाड्स जो 15 मुल्कों का, उसके अंदर एक पूरा चैप्टर जो है वो यूक्रेन के ऊपर भी है। तो हम पढ़ पढ़ के हैरान होते थे कि यूक्रेन कहाँ से आ गया इसके अंदर से। तो असल में बेसिकली वो मल्टी प्रोंग किस्म की सूरत हाल है जो चल। पहली बात तो ये है सर, अमेरिका कभी भी फ्री लंच नहीं देता। इस बात को भूल जाएं कि अमेरिका ने किसी को तरस खा के 1 रुपया भी आज तक दिया। और उसका एजेंडा क्या है, ये एजेंडा दुनिया में अब तो बार बार डिस्कस होता चला जा रहा है। और वो समझते ये हैं कि जिस दिन अमेरिका ने भारत पर भरोसा करके उसको उसके अंदर लद्दाख के इलाके में चाइना से भिड़वाया था और उसके बाद जो वापस 1000 स्क्वायर किलोमीटर के मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार हुई थी, उसके बाद उस जमाने में आपको याद होगा कि एक रियान सी क्रोकर होते थे एम्बेसडर यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि अब हम वाघा से सिडनी तक लड़ेंगे, वाघा से इधर उधर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन इंडिया की जो ल्यूक वॉर्म एटीट्यूड है चाइना से लड़ने का, उससे उन्हें मजबूर हो गए हैं कि अब वाघा से इस तरफ आ जाएं। तो उसके बाद ही पाकिस्तान के हालात खराब होने शुरू हुए हैं, उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर अपहीवल हुई है, उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर ये सारा असल मसला। गुल साहब, अमेरिका बिल्कुल पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता। अमेरिका पाकिस्तान को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस स्टेट के अंदर रखना चाहता है, और खुसूसन 2 इलाकों के अंदर। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था और बच्चे बच्चे को अंदाजा था, पोलिटिकली अवेयरनेस इतनी ज्यादा है कि हमें इसलिए बर्बाद किया जा रहा है, हमारे हुकूक इसलिए नहीं दिए जा रहे क्योंकि यहाँ से सी पैक ने शुरू होना है। और यही बात तो बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि यहाँ चूंकि सी पैक ने खत्म होना है उस रूट ने, इसलिए हमारे हालात ठीक नहीं किए जा रहे। तो ये 2 खित्ते जो हैं, ये इसमें आग जलती रहेगी, जमीन तपती रहेगी, और उसके अंदर आपको रूल ऑफ लॉ, अब रूल ऑफ लॉ अभी पता चला है। आप खुद सोचें कि 2006 से हम वॉर एंड टेरर के अंदर तो थे ना। 2006 में अकबर बुगटी के सानहे के बाद से क्या बलूचिस्तान में रूल ऑफ लॉ खत्म नहीं था? कभी भी रहा उसके बाद से आज तक। लेकिन खामोशी है क्योंकि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और हमने उसको खास तौर पे चाइनीज के लिए भी डिस्टर्ब रखना है। अमेरिका को तो वैसे चाहिए ही नहीं, अमेरिका की क्या जरूरत है इस पूरे रूट के ऊपर। तो यही बात गिलगित बल्तिस्तान में है। उसी 2006 से पहले से ही अमेरिका ने उसको, क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट तो मुशर्रफ के आने से पहले से था, यानी गवादर की इंपॉर्टेंस तो 1978-9 के बाद से शुरू हो गई थी। तो शिया सुन्नी फसाद जो है गिलगित बल्तिस्तान में करवाना एक बड़ी पर्टिकुलर, उसके साथ बड़ा खौफनाक सूरत हाल है। तो वो प्ले करती रहती हैं, उनकी इंटरनेशनल एजेंसीज भी यहाँ आके, और फिर उनके पास यहाँ लोकल हैंडलर्स भी उनको मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। एक नेटवर्क ऑफ द एनजीओज है, उनको उनकी पैटर्नेज है। एक तरह की एनजीओ जो हैं
वो जब चाहिए होती हैं तो वो चलती हैं, क्योंकि हम तो लड़ते बढ़ते भी हैं जी। वो एक एनजीओ होती है, वो हिज़्ब इस्लामी होती है, हरकत इस्लामी होती है, फलानी इस्लामी होती है। जब उनकी ज़रूरत नहीं होती वो एनजीओज़ बैन हो जाती हैं, फिर दूसरी एनजीओज़ आ जाती हैं, वो और तरह की एनजीओज़ के साथ से काम करती हैं। तो ये मेरा ख्याल यही है कि सर हम कोई फ्री लंच जो है हमें नहीं मिल रहा। और अमेरिका ने मुझे, सर आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, मैं आप तहरीरें आपके पढ़ता हूँ, मुतासर होता हूँ। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कोई एक मुल्क बता दें गुज़श्ता तकरीबन कोल्ड वॉर के ज़माने से 45 से, सिवाय यूरोप के ममालिक के, कि जहाँ अमेरिका ने पैसे लगाए हों और उसने तरक्की की। हाँ, नॉट अ उसमें सिंगल, बिल्कुल आपने सही बात की है नॉट अ कि सिंगल एक्चुअली कंट्री। एक बड़ा एक अलग अछूता सा मौजू है। मेरा ख्याल है इस पे हम यकीनन एक और नशिस्त करेंगे। बाकी जो आपने बात कही कि वो एक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है अमेरिका की, और उसका बुनियादी मरकज़ जो है वो चीन की कंटेनमेंट है, यानी चीन की तरक्की को रोकना है। उसके लिए वो हर मुमकिन काम हो रहा है, ऐसे हमें लगता है। और बदकिस्मती से हमारी हुकूमतें, हमारे बड़े बड़े जो जैयत सियासतदान हैं, वो उसके सहूलतकार बनते रहे हैं, या समझते नहीं हैं, या सब जानते बूझते हुए अपने मफाद की खातिर ये काम करते रहे हैं। शायद अब भी हम उसी नौयत की एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं जिसका बहरहाल पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो आज की नशिस्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपके साथ दोबारा भी हम इंशाल्लाह। आप बात करेंगे।